प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारतीय इतिहास, ब्रिटिश भारत में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक और परिवर्तन हुआ, वह था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि एक जीवन यापन का मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगे, अर्थात कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपभोग के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगे। कपास, पटसन, मूंगफली, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, अफीम जैसी वाणिज्यिक फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी, क्योंकि ये मुगल भारत में भी इनको तिजारती फसलें यानी नकदी फसलें कहा जाता था। उनका अंग्रेज़ों ने वाणिज्यीकरण कर दिया। इसके अतिरिक्त मसालों, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने लगा। यह वाणिज्यीकरण सबसे अधिक चाय, रबड़ आदि के भावों में अधिक स्पष्ट था, जिसके लिए विस्तृत बाजार होता था। इस वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण के लिए कई कारण थे। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था थी, अर्थात रूढ़ि और परंपरा के बीच संविदा तथा प्रतियोगिता, देशी और विदेशी व्यापार का बढ़ना, रेलों तथा सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास तथा अंग्रेजी पूंजी के आने से विदेशी व्यापार का बढ़ना। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कृषकों के लिए एक आर्थिक व्यवस्था थी। भूमि पर अत्यधिक कर था, जिसे वह प्राय नहीं दे पाता था। उसे साहूकार का सहारा लेना पड़ता था। साहूकार यानी महाजन बनिए, जहाँ उसे अत्यधिक ब्याज देना पड़ता था। उसके लिए उसे अपनी फसल औने पौने यानी कोड़ियों के भाव में बेचनी पड़ती थी। कई बार तो कृषक को अपनी ही बेची हुई उपज 6 माह बाद बड़े ही यानी अपने दाम से बेची हुई फसल को महंगे दाम पर वापस खरीदना पड़ता था। अब भारतीय कृषि मूल्य पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी होने लगा। 1860 के बाद जो कपास के भाव बढ़े, उसका अधिकतर लाभ बिचौलियों को हुआ, यानी दलालों को हुआ, न कि कृषकों को। 1866 में जब मंदी आई तो मारा गया बेचारा किसान, जिसके फलस्वरूप ग्रामों में ऋणग्रस्तता यानी कर्ज भार बढ़ा, अकाल पड़े, दक्कन में कृषि दंगे हुए, क्योंकि अत्यधिक कर का बोझ था, तो किसानों ने दक्कन के दंगे किए, यानी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इस वाणिज्यीकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ, न तो इस आधुनिकीकरण से कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कई कारण से तो यह उत्पादन बहुत थोड़ा ही बना रहा। डैनियल थार्नर ने वास्तव में ही 1890 से 1947 तक के काल को कृषि स्थिरता का काल बताया। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूँ, बनारस, बिहार, बंगाल, मध्य भारत, मालवा में अफीम के व्यापार के लिए पोस्त की खेती, बर्मा में चावल जैसे वाणिज्यिक फसलों को कंपनी के शासनकाल में उगाया जाता था, क्योंकि 1937 से पहले बर्मा भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक फसलों से जहां व्यापारी वर्ग तथा सरकारी कंपनी को अनेक तरह के लाभ मिले, वहीं किसानों में गरीबी और बढ़ती गई। व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को खेत में ही कम कीमत पर कर लेता था, और किसान अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसल मंडी में न ले जाकर अपने खेत में ही बेच देता था, और ये किसान के लिए तबाही का कारण बना। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चूँकि भारत में औद्योगिक आवश्यकताओं उस समय ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकता थी को ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी, जैसे नील की खेती। इस प्रकार जैसे चंपारण में सन 1917 में एक नील किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था सर्वप्रथम। वो भी कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नील की खेती, जिसको तिनकटिया पद्धति कहते हैं, वो अनिवार्य कर दी गई थी, उससे चाहे खेत बर्बाद हो। को ध्यान में
रखकर फसलें उगाई जाती थी, इसलिए खाद्यान्नों की भारी कमी आने लगी, अकाल पड़ने लगे, जिससे व्यापक तबाही हुई। कंपनी शासन से पूर्व भारत में पड़ने वाले अकाल का कारण धन का अभाव न होकर यातायात के साधनों का अभाव था, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में पड़ने वाले अकाल के लिए ब्रिटिश औद्योगिक एवं कृषि नीति जिम्मेदार थी। खाद्यान्नों की कमी के कारण सन 1867 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़े, जिसको 19वीं शताब्दी के अकालों में आपदा का महासागर कहा जाता है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या काल कलवित हो गई। अन्न, जल और तरण तीनों की कमी हुई, जिसको हम त्रिकाल कहते हैं। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण से भारत में गरीबी बढ़ी, अकाल पड़े, कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को मौद्रीकरण हुआ, गांवों का शहरों से संपर्क बढ़ा और नए शोषणपूर्ण श्रम संबंधों की शुरुआत हुई। क्योंकि जब अकाल पड़े तो कृषक जो खेती करते थे वो खेती छोड़कर उद्योगों की ओर चले गए, जिसमें और किसान की हालत बदतर हो गई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशरम लूट का काल कहा जाता है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है कि खुली और बेशरम लूट का काल भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ऐसा किसने कहा? तो पर्सिवल स्पीयर ने। वणिकवाद के अंतिम चरण की महत्वपूर्ण घटना थी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर देना। ये पहला व्यापारिक अधिनियम था जिसमें व्यापार के बारे में कुछ कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर ब्रिटेन के उभरते हुए नए औद्योगिक वर्ग ने 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार के द्वार खोल दिए। यानी जो भारत का व्यापार था वो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, जिसे औद्योगिक मुक्त व्यापार, ये काल था 1813 से लगाकर 1858 तक कहा जाता है, में भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त व्यापार यानी बाजार बना दिया। 1813 में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1833 में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। 1833 के बाद भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव, जंगल, खाने, कृषि उद्योग तथा जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया। यानी 1833 के बाद कोई बंदिश नहीं रही। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस चरण में भारत का उपयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के एक बाजार के रूप में तथा ब्रिटेन पर निर्भर एक ऐसे उपनिवेशवाद के रूप में करना चाहता था जो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्नों की आपूर्ति और उत्पादन कर सके। इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार के शोषण प्रारंभ हो गए और इसमें ब्रिटिश आर्थिक नीति सबसे अधिक उत्तरदायी थी। इस प्रकार 1870 से लगाकर 1905 के बीच भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया। इसमें 3 व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण थे। पहले थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था सन 1867-68 में। न्यायिक एक जो क्षेत्र से संबंधित थे, जिनको हम न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे, ये दूसरे व्यक्ति थे। इन्होंने आधुनिक उद्योगों के विकास के क्रम में ब्रिटिश नीतियों का खुलासा किया था। तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक विकास, जो 1905 में एक पुस्तक छपी थी, उनके ये लेखक थे। इसमें धन निष्कासन
जो दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया उसका विश्लेषण किया और ब्रिटिश कृषि का वाणिज्यीकरण उसका बहुत ही व्यापक और संतुलित शब्दों में प्रयोग किया। उपयुक्त तीनों के अलावा जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले सहित अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया। औपनिवेशिक वाणिज्यीकरण आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों को विस्तार से स्पष्ट किया था। सन 1899 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो दादा भाई नौरोजी ने यह मांग उठाई कि भारतीय पूंजी और संपत्ति के निष्कासन के विकास का मुद्दा सर्वप्रथम देखा जाना चाहिए, क्योंकि 1867 में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून पी रहा है। इस प्रकार भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण बहुत ही शोषक और अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण नीति थी।